हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक इन फिजिक्स, दैट इज़ डायमेंशनल एनालिसिस। और ये भाई इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बिना इसके पेपर बन ही नहीं सकता। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जो होता है, जो साइंस स्ट्रीम से बच्चे हैं उनके लिए, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बिना डिमेंशनल एनालिसिस के पेपर बन जाए। एक ना एक क्वेश्चन फिक्स है। और जितने टॉपिक्स मैंने इसके अंतर्गत कवर किए हैं अभी इसमें डिमेंशनल एनालिसिस में, ये एक एक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से रिलेटेड, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, बीएचयू, एयू, मतलब इलाहाबाद तो हो ही गया, और डीयू, इनसे कोई भी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आपको डिमेंशनल एनालिसिस से मिलेगा, आपको इसी नोट से मिलेगा जो मैं बताने वाला हूँ। और अगर अलग से आएगा भी तो आप बड़ी आसानी से उसको कर लेंगे, क्योंकि जितनी भी टॉपिक्स इसके अंतर्गत आ सकती थी आप लोगों के लेवल तक, वो सारी मैंने इसमें कवर कर दी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ डिमेंशनल एनालिसिस, यानी डिमेंशनल एनालिसिस आखिर में होता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम। भाई ये देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, और मेरा मानना है कि 11-12 पढ़ने के बाद भी 99% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि डिमेंशनल एनालिसिस कहते किसे हैं। आपसे हमने पूछा कि बताइए प्लैंक कांस्टेंट की डिमेंशन क्या होती है, आपने तुरंत बता दिया ml/t-1। लेकिन ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानिए कि डिमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। फार्मूले तो सभी लोग रटते हैं, तो थोड़ा सा फील के लिए बस थोड़ा सा 5 मिनट हमको दीजिए। ये टॉपिक मतलब ये समझ में आ जाए आपको कि डिमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्विज वगैरह भी होगा आपका, जो भी क्वेश्चन टॉप क्वेश्चंस होंगे वो अगले वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सब करवाया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस पढ़ते रहिए ध्यान लगा के। तो व्हाट इज़ दिस, यानी डिमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। तो जैसा कि लिखा है कि इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यानी कि जो डिमेंशनल एनालिसिस का काम होता है या डायमेंशन का काम होता है, जो डिमेंशनल एनालिसिस मतलब डिमेंशन का एनालिसिस, यानी कि पहली बात हम बता दें डिमेंशन का मतलब क्या होता है। डिमेंशन जो होता है, कोई भी चीज़ डिमेंशन हो सकती है जिसे हम मतलब एक तरफ से यूनिट का मापन कह सकते हैं या यूनिट का एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 किलोग्राम है हमारे पास, तो किलोग्राम जो है वो क्या कहते हैं, हमारी फंडामेंटल यूनिट्स में आता है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स को अगर हम एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दें, जैसे किलोग्राम के लिए हमने एक सिंबल बना दिया कैपिटल एम, कि जहाँ भी किलोग्राम दिखेगा या मास दिखेगा हम उसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को यानी मात्रक को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस कर दें, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, 7 होती हैं आपकी। लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, ताप होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है, और कैंडेला होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। मतलब जितनी भी आपकी विद्युत धारा मतलब जो होता है, ये क्या कहते हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आती हैं। समय होता है, ठीक। तो ये सारी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आती हैं। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में अगर हम एक्सप्रेस कर दें किसे, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, कोई भी क्वांटिटी जो फिजिक्स से रिलेटेड होती है फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे किलो हो गया, सेकेंड हो गया, ऐसे सारी क्वांटिटीज़। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का काम जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम डायमेंशन कहते हैं। ये बनाया क्यों गया, ईजनेस के लिए, ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें। अब हम आम को आम कह रहे हैं, अमेरिका वाला आम को केला कह रहा है, हम दोनों आपस में मिलेंगे, हम उससे कहेंगे 2 किलो आम दे दो, तो मुझे उठा के 2 किलो पता नहीं क्या दे देगा, क्योंकि वो आम को केला कहता है। तो हम इसको समझने के लिए अपने अपने अनुसार कि सारे देशों में एक ही चीज़ लागू हो, या अपने ईजनेस के लिए हमने ये डिमेंशंस बनाए ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ पे।
फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कैसे डिमेंशन में, पहले आपको हम बता दें, यहाँ पे हम ये पॉइंट छूट गया, मास को m, लेंथ को l और टाइम को t से हमेशा डिनोट किया जाएगा डिमेंशन में। डायमेंशन दिखाने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिमेंशन लिखने के लिए मास को m, लेंथ को l, किसी भी प्रकार की लंबाई हो उसे l, और समय एक ही होता है आप जानते हैं, उसे टी से डिनोट करेंगे। इसको रट लीजिए, एम एल टी करके मेहनत करेंगे तभी समझ में आएगा। मास को यम, यानी किसी भी प्रकार का अगर मास है यानी द्रव्यमान है तो उसे हम कैपिटल एम से, अगर किसी भी प्रकार का लेंथ है तो उसे कैपिटल एल से, और अगर किसी भी प्रकार का टाइम, क्या एक ही टाइम होता है, तो उसे टी से। हम इन तीनों को ऐसे डिनोट करते हैं और इनके लिखने का सीक्वेंस क्या होता है, बहुत सारी किताबों में एल एम टी से लिखा जाता है और बहुत सारी बुक्स में जो लिखा है एम एल टी, यानी कि इनका क्रम जो है एम एल टी से लिखा जाता है। कहीं पे आपको अगर करंट दिख गया, करंट समझते हैं ना, जैसे 2 एम्पियर 4 एम्पियर, तो उसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। कहीं पे आपको टेम्परेचर दिख गया तो बहुत सारी किताबें उसको केल्विन यानी के से डिनोट करती हैं, क्योंकि इसे ही फंडामेंटल मानती हैं, और कई सारी किताबें डिमेंशन में उसको थीटा से रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप चाहे थीटा से ऑप्शन होगा तो थीटा, एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, या तो के से या तो थीटा से, अगर दोनों दिया रहेगा तो थीटा वाला टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाकी चीज़ें देखते हैं। तो अब हम यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे और डिमेंशनल फार्मूला देखेंगे। भाई यही इंपॉर्टेंट है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें बहुत आता है यार। एक क्वेश्चन तो आप इलाहाबाद में तो कम से कम 2, या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम तो 1 बिल्कुल रखा हुआ है, एक आता है, हमेशा आता है। मैं बताऊँगा कौन सा इस बार आएगा, ठीक है, परेशान ना हो। तो यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आराम से समझिए, मीटर क्या होता है भाई, मीटर एक लेंथ होती है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ठीक है। तो मीटर लेंथ ही तो किसी भी प्रकार की लेंथ को हमने क्या कहा था, एल लिखना है, तो यहाँ पे आपने लिखा है एल, ठीक है। और इसमें नीचे में क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड क्या हुआ, टाइम ही तो हुआ, मिनट, सेकेंड, आर, ये सारे टाइम ही तो होते हैं, तो सेकेंड को हमने डिनोट कर दिया टी से। तो नीचे लिखा है एस स्क्वायर यानी कि सेकंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया टी स्क्वायर, तो एल अपॉन टी स्क्वायर। और ये टी स्क्वायर, कोई भी जब पावर जो होती है, यहाँ पे अगर लिखा है एक्स तो ये ऊपर जाता है, तो इसकी जो पावर है हो जाती है -1, ठीक है। ये आप लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ रखा होगा कि डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में कोई क्वांटिटी जाती है तो उसकी पावर जो होती है इन्वर्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसका जो डिमेंशन फार्मूला हुआ वो हुआ LT-2, बहुत ही आसान था। अब दूसरा देखते हैं, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर को किसी, मीटर लेंथ ही हुई ना, सेकेंड टाइम ही हुआ, तो मीटर एल से डिनोट किए मीटर को, और डिनोमिनेटर में लिखा है सेकंड, तो सेकंड को टी से डिनोट किए, और इसको जब ऊपर लेके गए तो इसकी पावर इन्वर्स हो गई, यानी कि बदल गई, प्लस थी तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है, तो LT-1 इसको ऐसे लिख दिए। और अगर पूरा आप लिखना चाहें तो ये हम 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 = 1 ही होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये को मैंसन नहीं किया है। अब देखते हैं अगला जो यूनिट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है वो है किग्रा, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी यानी वेट है, तो किसी भी प्रकार का वेट हमने कहा था किससे डिनोट करना है आपको, एम से डिनोट किया गया है। किसी भी प्रकार का लेंथ किससे डिनोट करना है, एल से डिनोट किया गया है। और किसी भी प्रकार का टाइम किससे डिनोट करना है, टी से, लेकिन टी नीचे था, ऊपर जाके अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा T-1, क्योंकि जो पावर नीचे होती है वो जाकर ऊपर इन्वर्स हो जाती है। तो किग्रा मीटर पर सेकेंड का जो डिमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा MLT-1, ठीक है। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें आप, ये बहुत बढ़िया बेसिक था, इसको खाली बताने का केवल एक रीज़न था कि आप डिमेंशन समझ पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छे से 11th की पढ़ाई नहीं किए, जो बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको खाली वो करने की ज़रूरत है। और आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं क्विज में, मैं अगले वीडियो में कराऊँगा, वो करने की ज़रूरत है, बाकी कोई टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं उनको। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं भाई, कुछ लोग तो होंगे ऐसे 2-1 लोग, तो उनको 10-5 मिनट देने में क्या बुराई है, आपका रिवीजन हो जाएगा, उनको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, इसको मान लीजिए चच्चा जी, ये हैं चच्चा जी, चच्चा जी क्या हैं आपकी बल है यानी फोर्स है। फोर्स को चच्चा जी मान के स्टार बना के रट लीजिए, क्योंकि बिना फोर्स के डायमेंशन के आपको डायमेंशनल एनालिसिस अधूरा ही लगेगा। आप इसको एज इट इज़ रट लीजिए, मेरा मानना है, एक बार डिराइव करके एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे कैसे रटेंगे कि बल की डिमेंशन होती है MLT-2, बल की डिमेंशन होती है MLT-2, बल की डिमेंशन होती है MLT-2, ऐसे करके 6-7 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। तो चलिए इसका जो डेरिवेशन कैसे करते हैं इसके डायमेंशनल एनालिसिस की,
कि फोर्स होता है, फोर्स आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू एम ए, सबको पता होता है यार, फूफा इज इक्वल टू माँ, फूफा इज इक्वल टू माँ, ठीक है तो F इज इक्वल टू एम ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज फोर्स। मास यानी द्रव्यमान, किसी भी प्रकार के द्रव्यमान को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे किया गया है, ठीक है, किसी भी कैपिटल M से डिनोट करते हैं जो किया गया। अब आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग क्या होता है? वेग 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 यहाँ पे जो हमने निकाला था मीटर पर सेकेंड, आपने देखता किसी की भी स्पीड आप देखते हैं तो कैसे बताते हैं? किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही तो बताते हैं। तो ये हमारा स्पीड या वेलोसिटी हो, तो स्पीड वेलोसिटी में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन हम वहाँ पे कंसीडर नहीं करते, हम डिमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कोई अगला चैप्टर पढ़ेंगे तब उसमें बता देंगे, ठीक है। तो वेग बटे समय अंतराल, वेग की डायमेंशन हमने यहाँ पे निकाली थी, क्या निकाली थी? LT-1। LT-1 को यहाँ ऊपर रख देंगे तो m इंटू LT-1 अपॉन में t, क्योंकि नीचे समय था, वेग बटे समय, तो m LT-1 और t a के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए हमने कहा था कि t एक ऊपर है, t-1 और एक t नीचे से चला जाएगा, तो ये भी t-1 बन जाएगा, क्योंकि पावर जाके चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों -1 मिलकर -2 बन गए। इस तरह से आपका जो फोर्स का डिमेंशन निकल के आया है वो निकल के आया है MLT-2 सॉरी। तो इसको आपको एज इट इज़ रट लेना है, एज इट इज़ रट लेना है इसको, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिमेंशनल फार्मूला को डिराइव करने के लिए आपको फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा लगभग क्वांटिटीज़ में। 100 में से 80 क्वांटिटीज़ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें फोर्स को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा मैकेनिक्स में डिमेंशनल फार्मूला डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फोर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। देखिए सीरीज से लगा हुआ है, एक एक कहीं आपको भटकने जरूरत नहीं। जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं उतने के उतने सारे के सारे आपसे जितने रिलेटेड बन सकते हैं आपके एंट्रेंस के लिए, उससे भी कहीं अधिक ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं, परेशान मत होइए, सारी चीज़ें होंगी। तो वर्क आप वर्क पर आते हैं। वर्क जो है वो फोर्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमेंशनल क्वांटिटी है, क्योंकि ये रिलेटेड होता है एनर्जी से। कैसे रिलेटेड होता है? जितना आपके पास ऊर्जा होगी काम उतना ही तो कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे क्लासेस में सिखा दिया जाता है ऐसे बच्चों को या स्टूडेंट्स को कि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, जो हम वर्क करते हैं वही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या परिणत हो जाता है। अब ये कौन सी बात हुई? समझ में ना आए तो पढ़ने से फ़ायदा क्या? देखिए, जब हमारे पास क्षमता रहेगी, जब हमारे पास ऊर्जा रहेगी, तभी तो हम कोई वर्क कर पाएंगे। हमारे पास एनर्जी ही नहीं है, जीरो एनर्जी है, तो हम वर्क कहाँ से कर पाएंगे? यानी कि जो एनर्जी है वो वर्क है और वर्क ही एनर्जी है। ये कहने का तात्पर्य केवल यही है कि जब एनर्जी होगी तभी हम वर्क कर पाएंगे, ठीक है। और वर्क कर रहे हैं इसका मतलब एनर्जी थी। तो वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है, यानी अगर हम वर्क की डिमेंशन निकाल लें तो दुनिया में किसी भी प्रकार की एनर्जी हमको मिलेगी, उसकी डिमेंशन वही होगी जो वर्क की होगी। ये समझ में आया? अब वर्क की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो डिमेंशनल फार्मूला होता है। तो चलिए देखते हैं, फोर्स से भी ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंट बनिए। तो कैसे इसको डिराइव करेंगे? अब देखिए वर्क क्या होता है। वर्क ये होता है कि आपने क्लासेस में पढ़ा होगा, फार्मूला तो सबको ये वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि वर्क का जो फार्मूला होता है FS cos थीटा होता है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को। मैं उस पर जा नहीं रहा, आप टॉपिक से ना भटकिए, इसलिए मैं ये सारी फार्मूले खाली इनके करेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, खाली आपको डेरिवेशन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कास थीटा साइन थीटा आप कमेंट्स में मत लिखना कि भूल गए, छोड़ दिया, वो सब हमको भी पता है। देखिए जितना आप लोगों ने पढ़ा है कहीं भी, इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फिजिक्स वाला सर से पढ़ा होगा आप लोगों ने, और क्या कहते हैं समीर चिंचोलेकर सर से पढ़ा होगा, जेई का मैथ, या किसी से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनअकैडमी से, वेदांतु से। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें से कोई चैनल मेरा झूठा नहीं है, और इनके सभी के वीडियोस मैंने एक एक वीडियोस 5-5 बार देखे, तो इसलिए मैं 7-8 टीचरों से पढ़ चुका हूँ। तो इस पर आप ना जाइएगा कि कोई टॉपिक छूटेगा, आप कहिए तो जेई मेंस तक भी मैं इसमें कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके भी नोट्स हैं। मगर आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, जो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही, ठीक है। तो बहुत ही आराम से समझिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो हम डिराइव करते हैं वर्क का डिमेंशन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। अब फोर्स, मैंने कहा था फोर्स रट लो, बिल्कुल हर एक में काम आने वाला है। फोर्स क्या रटाया था हमने? MLT-2, MLT-2 क्या रटाया था? MLT-2। तो फोर्स हो गया MLT-2, यहाँ पे लिखा हुआ है। और डिस्प्लेसमेंट ये यल है, ये
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भाई क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की दूरी ही होती है लेकिन किसी डायरेक्शन में होती है, किसी डायरेक्शन में होती है। जैसे मैंने कह दिया कि 2 मीटर ईस्ट जाइए, तो मैंने डायरेक्शन दे दिया ना, तो कोई भी दूरी, दुनिया की ऐसी कोई भी दूरी जिसकी डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। ये अलग अलग पढ़ने के लिए नाम, जैसे हमने कहा कि 2 किलोमीटर वो गया, अब 2 किलोमीटर वो गया, अगर वो दूरी है तो 2 किलोमीटर वो पूरब की तरफ गया, वो क्यों दूरी नहीं है, क्योंकि उसमें हमने दिशा बता दी। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को बनाया है। तो ये हम लोगों ने बनाया है, साइंस ने इसको बनाया है, तो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क MLT-2 इंटू L इज इक्वल टू ML2, क्योंकि L एक था और एक L यहाँ है, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो L स्क्वायर हो गया, तो ये ML2T-2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि स्टार बना हुआ है इसमें ऑलरेडी से। ठीक है, तो अब दो डिमेंशनल एनालिसिस आपको एज इट इज़ रट लेने हैं भैया। क्या रट लेना है कि फोर्स का होता है MLT-2 और वर्क का होता है ML2T-2। अच्छा देखो, फोर्स और वर्क में खाली एक के डिफरेंस है, इसमें L एक है और इसमें L स्क्वायर है, तो ऐसे भी रट सकते हैं कि फोर्स का MLT-2 होता है और वर्क का होता है एक L और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी ML2T-2। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे गजब की बात जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि सेम फॉर एनी काइंड ऑफ एनर्जी, यानी वर्क का जो डिमेंशन अभी बताया था ना, वर्क एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी आया है, बहुत सारी चीज़ें वो आगे पढ़ेंगे। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पर वर्क आया, और वर्क दुनिया की किसी भी एनर्जी का पूरक होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसलिए हम किसी भी एनर्जी, आपसे कोई पोटेंशियल एनर्जी की डिमेंशन पूछता है, आपसे कोई काइनेटिक एनर्जी की डिमेंशन पूछता है, आपसे कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की पूछता है, दुनिया की किसी भी प्रकार की एनर्जी आपसे पूछता है, तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो वर्क के बराबर ही होगी। ठीक है, अब आता है कि वर्क के बराबर और किसकी डायमेंशन होगी, वर्क के बराबर डायमेंशन भैया होती है टॉर्क की। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बल आघूर्ण। ये सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। अगर आपने टॉर्क के बारे में जरा भी सुना होगा तो आपको पता होगा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क। ठीक है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। तो फोर्स यानी MLT-2 और डिस्टेंस ही तो है, तो एक L और मल्टीप्लाई कर दे, यानी ML2T-2, ML2T-2। इसकी भी डायमेंशन होती है, किसकी होती है, बल आघूर्ण की, टॉर्क की। तो आपको पता रखना है, इतना याद रखना है कि बल की होती है MLT-2, वर्क की होती है ML2T-2, और दुनिया की किसी भी प्रकार की एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन वर्क के बराबर होगी, और टॉर्क जो होता है बल आघूर्ण, उसकी भी डायमेंशन वर्क के बराबर होती है। कितनी होती है, ML2T-2 होती है। समझ में आ गया? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। अब देखिए, ये आपके एग्जाम से अब भाई जो 11 12 बहुत अच्छे से पढ़े थे उनको ये करने की ज़रूरत है, और आगे वाला भी करने की ज़रूरत थी। समझ नहीं रहे हैं, जितना बेसिक इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, अच्छा बताइए, कोई काम करने में आपको मज़ा ना आए तो आप वो कब करेंगे, क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, बोर हो जाएंगे ना। ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं होती, इंटरेस्ट होना चाहिए तब पढ़ाई होती है। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे रखा होता है वो है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट चच्चा इतने इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं। डिनोट करते हैं H से। इसका डिमेंशनल फार्मूला होता है ML2T-1, जैसा हमने आपको पहले बताया था। ये याद करने की जरूरत नहीं। अब सब आप डिमेंशनल तो रट नहीं पाएंगे, जो रट पाएंगे उन पे, जो जिनको रटना है उन पे मैं टिक करते चला जाऊंगा, उन्हीं को खाली रटना है। तो इस प्लैंक कांस्टेंट को रट लीजिए। और इसको याद करने का एक और तरीका है कि आप जूल इंटू सेकेंड इसको याद रखिए, यूनिट याद रखेंगे, डिमेंशन आप डिराइव कर लेंगे, क्योंकि हमने बताया कैसे होता है। जैसे जूल इंटू सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट, जूल इंटू सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट, ऐसे 3 4 बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जूल क्या होता है, एनर्जी का मात्रक है, यानी एनर्जी की डायमेंशन, यानी वर्क की डायमेंशन, यानी टॉर्क की डायमेंशन अभी बताया था। तो जूल क्या होता है, ML2T-2, ये हो गया। सेकंड एक और है तो सेकंड इंटू टी और कर देंगे और आप निकाल लेंगे तो ML2T-2 हो जाएगा। कैसे बताएं, जैसे आपने कहा जूल होता है ML2T-2, ठीक है, और यहाँ पे टाइम और लिखा है तो T एक और लिख दिए, तो एक T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ T-2 पावर में है, यहाँ T+1 पावर में है, तो -2 + 1 = -1 होता है। इसलिए ML2T-1 यहाँ पे गया बच, और इसे हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट की डिमेंशन। इसको याद कैसे रखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट = जूल इंटू सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट = जूल इंटू सेकेंड। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए आगे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भैया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कोई भी, अब इसको टॉपिक रोटेशनल मोशन में चला जाएगा, इसलिए आप इतना याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केवल फार्मूला कितना होता है, mr²। जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ेंगे उनको आगे बता दिया जाएगा। mr², r² mr², ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व आघूर्ण। हिंदी भी लिखते जाइएगा, जड़त्व आघूर्ण। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बताइएगा तो हम दे देंगे।
जड़त्व जड़त्व गुण होता है। तो एम एम किसी भी प्रकार का मास अगर है, तो किसी भी प्रकार का अगर द्रव्यमान है आपके पास तो उसे आप m से डिनोट करते हैं, और किसी भी प्रकार की अगर दूरी है आपके पास तो उसे आप l से डिनोट करते हैं, और स्क्वायर लगाए तो ml स्क्वायर। तो यानी आपका जो डिमेंशन हो गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हो गया ml स्क्वायर। आगे ये देखते हैं। अब आता है भैया रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रॉनिक्स में बिना रेसिस्टेंस के कोई डायमेंशन है, मतलब लगभग 80% चांस है कि अगर पेपर में डिमेंशन पूछा गया है तो रेसिस्टेंस का पूछेगा। और रेसिस्टेंस का डिमेंशन आपको मैं याद करने की बहुत ही धांसू ट्रिक भी बताऊंगा। पहले इसको आप अब देख लीजिए, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, तो आइए इसको पहले डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं, आर इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, टाउ ए। तो देखते हैं कि एम क्या होता है। एम मैंने बताया था कि किसी भी प्रकार का अगर द्रव्यमान है, किसी भी प्रकार का अगर मास है तो उसे हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर लंबाई है, एल यहाँ पे लंबाई है, ये किसके लिए लिखा जा रहा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये हम लोग कंडक्टर के लिए लिख रहे हैं। तो जो भी इसमें यूज क्वांटिटीज़ होंगी वो सारी कंडक्टर की होंगी। जैसे एम होता है मास ऑफ कंडक्टर, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई होता है हमारा जो चार्ज होता है, ई होता है, और टाउ जैसा कि रिलैक्सेशन टाइम पीरियड होता है। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड जो कि दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों के बीच का समय होता है, यानी किसी कंडक्टर में अगर दो इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करते हैं उसके बाद जितनी देर तक वो कोलिजन नहीं करते हैं उसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, यानी उनके आराम करने का समय। तो एम मास था, इसे एम लिखे। एल हमारा लेंथ है तो इसे कैपिटल एल लिखेंगे। और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, ये डायमेंशनलेस होते हैं। क्यों होते हैं भाई? क्योंकि अगर हम आपसे कहें कि आप एक चुटकी सिंदूर की डिमेंशन बताओ, तो आप नहीं बता सकते कि एक चुटकी सिंदूर की डिमेंशन क्या होती है। ठीक वैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डिमेंशन आप नहीं बता सकते, जबकि चार्ज की डिमेंशन आप बता सकते हैं। चार्ज जो होता है Q इज इक्वल टू आई टी होता है। सब लोगों ने पढ़ रखा है बचपन की क्लासेस में 10th में कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो यानी Q इज इक्वल टू आई टी होता है। I यहाँ पे होता है करंट, T होता है समय, यानी कि चार्ज की डिमेंशन लिखना हो तो करंट को हमने बताया था A लिखना है और टाइम को T लिखना है तो AT। तो इसको भी आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज की डिमेंशन जो होती है वो होती है AT। ठीक है, मगर हम एक चुटकी सिंदूर की डिमेंशन तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक वैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी डिमेंशन नहीं लिख सकते हैं। मगर जैसे मैंने कह दिया एक चुटकी सिंदूर 5 ग्राम का था, तब उसकी डिमेंशन बताइए, तो मैंने यूनिट का जिक्र कर दिया, इसलिए आप उसकी डिमेंशन बता सकते हैं कि कैपिटल एम होगा, क्योंकि यहाँ पे मास है। ओके, समझ में आ गया। तो इसलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिमेंशन नहीं जानते, पर वॉल्यूम की जानते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एन बाई वी करेंगे तो वी जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या होगा। तो अगर बी ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगर हम लिखना चाहें इसको तो कैपिटल एम एल अपॉन में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई डिमेंशन नहीं होती है, लेकिन वी वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और तीनों मीटर में होते हैं, यानी ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई तीनों मीटर में होते हैं, यानी लंबाई ही है। तो इसको हम ऊपर ले जाकर एल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ई लिखा है यहाँ डिनोमिनेटर में। ई क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? एटी। मैंने बताया कि दुनिया के किसी भी प्रकार का अगर चार्ज है तो उसकी डिमेंशन होती है एटी। तो एटी का यहाँ पर स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको, तो ये हमने लिख दिया, एटी का होल स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में क्या है? यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास है टाउ। टाउ क्या होता है? टाइम ही होता है, इसको टी लिख दिया। और एरिया है तो एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो एक ए यहाँ और दो ए स्क्वायर यहाँ, तो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो जाएगा। और एक एल से क्या कहते हैं ए स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर है ना, एरिया है ना, तो एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कट जाएगा और एक एल बचेगा। तो आइए हम बताते हैं कि ये कैसे होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि एम एल हमने वहाँ पे लिखा था, एम एल इंटू वॉल्यूम ऊपर चला गया था तो एल क्यूब, अपॉन में नीचे हमारे पास था ए टी का होल स्क्वायर, और इंटू में हमारे टाउ था यानी रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, उसको भी हम कैपिटल टी लिखेंगे। और इंटू में एरिया था उसे एल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होती है, तो उसको भी हम मीटर में ही नापेंगे, तो मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एल क्यूब और यहाँ पे एल की पावर 4, एल और एल की पावर 3 यानी एल की पावर 4 है, यहाँ पे एल की पावर 2 है। तो इससे अगर हम
इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर एल की पावर 2 बच जाएगा, और नीचे से अगर ए स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए माइनस पावर हो जाती है, नीचे से टी ऊपर जाएगा तो पावर -2, और एक ये पावर थी, एक ये पावर है, और एक टी की मतलब 2 पावर यहाँ पे है, एक पावर यहाँ पे है, तो 3 पावर है, तो टी की ऊपर जब 3 पावर जाएगी तो -3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करके पूरा डायमेंशन अगर एक्चुअली में लिखना चाहें रेसिस्टेंस का, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एल 2 टी -3 टी -3 और इनटू में ए माइनस 2। ठीक है, तो अब इतना बड़ा लंबा डेरिवेशन करेंगे तो आपका पेपर हो चुका और आप सिलेक्शन पा चुके, क्योंकि 3-4 मिनट अगर आप डेरिवेशन में दे देंगे तो ये आप बता ही नहीं पाएंगे कि डिमेंशन क्या होती है। तो इसका डिमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। 12 - 32 से मैंने क्या कहा, 12 - 32, और 32 को ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि -3 और -2 यहाँ पे है। अब इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये। अब जैसे मैंने कहा एम लिख दीजिए, एल लिख दीजिए, टी लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, और 12 - 32 समझा दिए। मतलब मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि देखिए ये ट्रिक से कैसे इसमें आप टिक कर सकते हैं क्वेश्चन को। जितने सारे क्वेश्चन हो सकेंगे पॉसिबल अगली वीडियो में होंगे। तो देखिए 12 - 32 के लिए हमने कहा कि M1 L2 ये 12 हो गया, T -3 और A -2 यानी 12 - 32। तो जहाँ पर भी 12 - 32 आपको दिखेगा समझ जाइएगा कि वो रेसिस्टेंस का डायमेंशन है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन भी इस तरह से आप डिराइव कर लिए। डिराइव करने का केवल एक ही मोटिव है कि समझ में आए कि कैसे आ गया, उड़ के तो आ नहीं गया, कहीं ना कहीं से तो आया है, तो क्यों ना हम लोग डिराइव करके उसको समझ सकें कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्या कहते हैं डिमेंशनल फार्मूला पे, जो कि है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत सारे मैं आपको नहीं करवाऊंगा, सारे के सारे करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप इसको अपने आप से करिए, एक एक तो प्रैक्टिस करिए, जितने में आप कंफ्यूज होंगे उससे मुझसे पूछिएगा, मैं बता दूंगा। मैं इसमें से इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का अगर आपको करना है, मैग्नेटिक फील्ड इसको एज इट इज़ जितनी लिस्ट मैंने बनाई है भाई, बहुत ही ज़्यादा लिस्ट नहीं है, खाली 16-17 ठो है एज इट इज़। इसको याद कर लेंगे तो जीवन आपका बिल्कुल संवरने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप किसी भी कंपटीशन में उड़ाने वाले हैं यूँ जस्ट सेकंड में। यही आएगा जो लिखा है इसमें, इसी में से आता है। मैंने भी पेपर दिया है कंपटीशन का, मैं भी जानता हूँ इसमें से ही आता है अधिकतर। ठीक है, तो जितने मैं आपको लिखूंगा 16 ये और कुछ बस 16 ही यार, 16 रटोगे और ऊपर नीचे एक दूसरे से सेम भी हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, 14-15 ठो याद कर लो, एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको निकालना है, तो बच्चे को एक फार्मूला पता होता है, F = I/B/L। साइन थीटा होता है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर हमको V का डायमेंशन निकालना है तो B = F/IL। आई क्या है, करंट है, यल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स है। तो एफ को आप जानते हैं कि लिखेंगे MLT -2, रटाया था। आई को क्या लिखेंगे ए, एल को क्या लिखेंगे एल, एल को क्या लिखेंगे एल, एल लंबाई का जो डिमेंशन होता है वो कैपिटल एल ही तो होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे यार, फटाक से निकल आएगा। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब जो सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में हर एक एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, एयरफोर्स पे का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, एनडीए में भी आया है, कि आप कांस्टेंट्स जो होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट की डिमेंशन होती है लेकिन कुछ कांस्टेंट की डिमेंशन होती है, सबकी नहीं होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने पढ़ा स्टीफान्स कांस्टेंट, इसकी डिमेंशन होती है। इसकी डिमेंशन निकालने के लिए आपको एक फार्मूला रटना होगा, ऊपर लिखा है। ठीक है, एज इट इज़ रट लेना इसको यार, 14-15 ठो है। मैं केवल समझा रहा हूँ कि जो चीज़ें आप नहीं समझ पाए कि कैसे निकल गया, जैसे ऐसे ही कोई चीज़ रटो नहीं, पहले समझो फिर रटो। तो जैसे स्टीफान्स कांस्टेंट का, जैसे एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है, मतलब कोई भी जो ब्लैक बॉडी होती है वो जो रेडिएशन एमिट करती है, यानी एनर्जी तो ये रेडिएशन, तो वो एनर्जी पर यूनिट टाइम में, मतलब एनर्जी जो होता है उसे जितने पर यूनिट टाइम में रेडिएट करता है कोई ब्लैक बॉडी, वो इक्वल होता है सिग्मा A/T⁴, यानी ए एरिया हो गया, टी यहाँ पे टेम्परेचर हो गया, और सिग्मा यहाँ पे स्टीफान्स कांस्टेंट हो गया। तो अब सिग्मा के आप डायमेंशन निकालेंगे इजीली से। मैंने क्या कहा था, वर्क रट लो और फोर्स रट लो, सब हो जाएगा। एनर्जी देखो क्या है, एनर्जी होता है ML2 T -2, किसकी ये डायमेंशन होती है, किसकी टॉर्क की होती है और वर्क की भी होती है। अब यहाँ पे टाइम है तो, और यहाँ पे टेम्परेचर है। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे, ML2 T -2 ये एनर्जी का हो गया, बटे में देखिए, बटे में नीचे में हो गया टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा था,
यहाँ पे टाइम लिखा था, और ये टेम्परेचर इधर आ जाएगा नीचे, तो ये इंटू टेम्परेचर की पावर 4 हो जाएगा। और टेम्परेचर को हम डायमेंशन में कैसे लिखते हैं, के की पावर 4 हो जाएगा। और एरिया है तो एरिया इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ऊपर लिखा है वही डायमेंशन निकल के आ जाएगा। तो मैं केवल बता रहा हूँ आपको कि सॉल्व कैसे करना है, बाकी आप सब कर लेंगे क्योंकि 11 12 कुछ ना कुछ पढ़ा था। सॉल्यूशन कैसे करना है, बाकी जिनको सॉल्यूशन में नहीं इंटरेस्ट है, जिनको खाली क्वेश्चन करना है, वो एज इट इज इसको 16 ठो रट लें भाई, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब जैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कहाँ से आ गया, इसको हटाइए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। खूब ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिपीटेड आए हुए हैं, तो मैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डिमेंशन आप कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला देखिए कि विस्कस फोर्स जो होता है F इज इक्वल टू माइनस ऑफ ईटा ए इंटू डी वी बाई डी जेड, ये मल्टीप्लाई में होता है एरिया के। अब देखिए डी वी बाई डी जेड जो होता है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब ये है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वेलोसिटी में कितना चेंज होता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाए आज तक कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है। वेलोसिटी ग्रेडियंट कुछ नहीं होता। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, 5 मीटर तक चले, लेकिन जैसे मैंने दूरी बढ़ा के 7 मीटर किया, यानी 5 से 7 के बीच इंटरवल में आप 4 मीटर पर सेकंड से चलने लगे, यानी कि आपकी स्पीड चेंज हो गई। तो दूरी के साथ साथ या ढाल के साथ साथ जब आपकी ग्रेडियंट मतलब ढाल होता है, जब आपकी ढाल के साथ साथ स्पीड जो है वो चेंज होती रहती है तो उसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, कि कितना आपकी वेलोसिटी में कमी आई मतलब दूरी तय करने में या ढाल के अंदर जाते हुए। तो ये डी वी बाई डी जेड वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो दुनिया का कोई भी भाई ग्रेडियंट लिखना हो आपको, तो बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। दुनिया का कोई भी ग्रेडियंट लिखना हो, जैसे आपको लिखना है कि पापा ग्रेडियंट लिखना है आपको, पापा अगर ग्रेडियंट लिखना है आपको तो लिख दीजिए पापा और बटे में दूरी। भैया यही फार्मूला है। दुनिया का कोई भी ग्रेडियंट आपको लिखना हो 2 सेकंड में लिख लेंगे। कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे देखो ग्रेडियंट आप बहुत पढ़े होंगे, अगर 11 12 पढ़े तो बहुत बार ग्रेडियंट का नाम सुने होंगे। जैसे एक टर्म आता है फिजिक्स में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आता है कि हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लिखना है तो पापा ग्रेडियंट कैसे लिखे थे, पापा बटे दूरी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल बटे दूरी। कुछ नहीं है भैया, बस यही हर बार यही कंसेप्ट, बस और कुछ नहीं। अब ग्रेडियंट समझ में आ गया। मैंने कह दिया कि लोहा ग्रेडियंट, तो आप ऊपर लोहा लिखेंगे, डिनोमिनेटर में दूरी लिख देंगे, काम खत्म। यानी दुनिया का कोई भी ग्रेडियंट लिखना है उसके नीचे उस क्वांटिटी की डिस्टेंस लिख दीजिए। ठीक है, मतलब डिस्टेंस लिख दीजिए, वो ग्रेडियंट अपने आप में हो जाएगा। तो ये हुआ कंसेप्ट। अब विस्कोसिटी की आप निकाल लेंगे डायमेंशन। ठीक है, और विस्कोसिटी की डायमेंशन कैसे मैं निकाल के बता रहा हूँ। जैसे फ्रिक्शन फोर्स था, ये था ईटा ए डी वी बाई डी जेड। ठीक है, ईटा ए डी वी बाई डी जेड हो गया। ठीक है, तो अब देखिए ईटा यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये फोर्स है, फोर्स की एम एल टी माइनस 2 होती है, आप जानते हैं एम एल टी माइनस 2, एक मिनट, एम एल टी माइनस 2 होता है, बटे में यहाँ ये देखिए ये डी वी जो है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की एल टी माइनस 1 होती है, एल टी माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा, और डी जेड दूरी होती है तो इंटू एल कर देंगे इसको, और काट पीट के इसको जो आप निकालेंगे तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन मिल जाएगी। इसको आप कर लेंगे बड़ी ईजिली से। मैं खाली समझा रहा हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें कवर होंगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगी और उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ खाली, और बाकी आप कर लेंगे आराम से। देखो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की जो डायमेंशन होती है केल्विन इनवर्स, यानी कि टेम्परेचर इनवर्स। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन ml/t-1 होती है। एंगुलर मोमेंटम, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम का बता दे रहा हूँ। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा, लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू एम बी होता है, सब लोगों ने पढ़ा है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। अब अगर P की बजाय हम यल कर दें यानी एंगुलर मोमेंटम, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और आर जो है यहाँ पे दूरी है, अब देखो वी है जो वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो यम को कैपिटल एम लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखा है तो इसको यल स्क्वायर लिखेंगे, और ओमेगा की जो होती है डायमेंशन वो होती है टाइम इनवर्स। क्यों, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, और 2π की कोई डायमेंशन नहीं होती है, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए टी का इनवर्स जो होता है वही ओमेगा का डायमेंशन होता है, टाइम इनवर्स ओमेगा का डायमेंशन होता है। तो ये ml/t-1 ये जो देखिए प्लैंक कांस्टेंट का आपने निकाला था डायमेंशन, वही एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशन है। ये भी मैं बताऊंगा कि कितनी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आपस में सेम है, उनको लिस्ट बना के एज इट इज याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात थोड़ा सा भी नहीं है, केवल ध्यान से समझना है और पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं।
तो मेन इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया, बाकी हम निकाल लेंगे। अब जैसे मैंने बताया आपको कि स्टीफान कांस्टेंट, वैसे मैं वीन कांस्टेंट आपको बता रहा हूँ। वीन कांस्टेंट क्या होता है? वीन कांस्टेंट, सपोज दैट कि वीन कांस्टेंट है, तो ये होता है क्या कहते हैं, दूरी इनटू टेम्परेचर। दूरी इंटू टेम्परेचर, ये मैं आपको यूनिट रटा रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। फिर कहिएगा कि ये गलत फार्मूला लिख दिया। वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ वीन ने एक दिया था, ठीक है, वीन ने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था, और वो डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने बताया था कि जो अलग अलग क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस से निकलने वाली वेवलेंथ होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एक अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब इसको समझने के लिए या तो मैं आपको पूरा डिफाइन करूँ, तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मगर फिर भी थोड़ा सा बता दूँ। जैसे उन्होंने, उनके साफ कहने का मतलब ये था कि अगर मैं आपको जीवन से रिलेटेड एक एग्जांपल लाइफ से रिलेटेड दे दूँ, तो मैं आपको कहूँ आप एक लोहा लीजिए, उसको गैस पर रख कर गर्म करना शुरू कर दीजिए। अब जैसे जैसे वो लोहे को आप गर्म करते जाएंगे, वो लोहा गाढ़ा रंग का होता जाएगा। जैसे पहले हल्का लाल होगा, फिर उसके बाद गहरा लाल हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे, बहुत ज़्यादा भट्टी में जलाकर उसको हीट कर देंगे, तो बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। आप नोटिस कर रहे हैं कि जिसकी फ्रिक्वेंसी हार्ड होती है उसका कलर ज़्यादा डार्क होता है, तो यानी उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। यानी कहने का मतलब है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं चेंज करते जा रहे हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी में भी फर्क आ रहा है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, यानी टेम्परेचर के बढ़ने से तरंग दैर्घ्य घट रही है, वेवलेंथ घट रही है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। यानी यही डिस्प्लेसमेंट लॉ था उनका, कि जब कभी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, तो उससे निकलने वाली जो वेवलेंथ्स होती हैं उसके टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, उनकी वेवलेंथ्स और टेम्परेचर में इन्वर्सली रिलेशन होता है। यानी जो हाई टेम्परेचर पर वेवलेंथ मिलेगी वो क्या कहते हैं लो वेवलेंथ की होगी, मतलब कम वेवलेंथ की होगी, और जो टेम्परेचर लो वाले पे मिलेगी वेवलेंथ, वो बड़ी होगी। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट लॉ था। तो अगर हम कहें कि लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो लेमडा इज इक्वल टू के बाई टी लिख सकता हूँ, और के इज इक्वल टू लेमडा टी हो जाएगा। वही मैंने लिखा, लेमडा को दूरी में तरंग दैर्घ्य को नापते हैं, और टी को टाइम को टी में नापते हैं, तो दूरी इंटू समय जो हो गया वो बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो गया, बीन्स कांस्टेंट हो गया इसकी बीमा। तो दूरी को लिख सकते हैं यल, और टाइम को लिख सकते हैं, टेम्परेचर को लिख सकते हैं, सॉरी टेम्परेचर को लिख सकते हैं के, या थीटा भी लिख सकते हैं आप। तो यल थीटा या यल के, ये बीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का डिमेंशन हो गया। ठीक है, अब आता है एक हमारा सबसे जो इम्पॉर्टेंट और है, उसको भी देख लेते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं वही करवा रहा हूँ आपको, बाकी आप निकाल के अपने आप से कर लेंगे ढूंढ के। ठीक है, अब आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको ऐसे रटिए, जब बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ाऊंगा तो पूरा डिफाइन कर दूंगा यार, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। एनर्जी की बीमा क्या होती है? mL2 T-2। और टेम्परेचर क्या होता है? क्या कहते हैं? टी। अब इसको टी को ऊपर लेके जाएंगे तो -3 वहाँ पे हो जाएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, वही देखना है। ठीक है, अब आते हैं हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट क्या होता है? हबल कांस्टेंट चाल बटे दूरी से आप याद रख सकते हैं। जैसे बहुत ईजिली तरीके से मैंने इस नोट्स को बनाया है, आप इसको खाली यूनिट को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे और याद ही कर लेंगे, 14-15 ठो है तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, डिराइव करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सबके जो हम नियम पढ़ाएंगे, डिमेंशनल एक ऐसा चैप्टर है कि जिंदगी भर आप पढ़ते रहेंगे, नई नई क्वांटिटीज आती जाएंगी, आप डिमेंशन निकालते जाएंगे, खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो लगभग खत्म है। बाकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। अगली वीडियो में हम क्वांटिटीज़ विच हैव सेम डायरेक्ट डिमेंशनल फार्मूला, वो पूरा देखेंगे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ की सेम डिमेंशनल फार्मूला। तो क्योंकि कंपटीशन में बहुत बढ़िया पेपर आता है, उसमें पूछ लिया जाता है किन दो की डायमेंशन आपस में सेम है। और एक क्वेश्चन हमारे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में भी आया था कि इनमें से किसकी डायमेंशन सेम है, उसमें एक ऑप्शन था वर्क और टार्क, जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि वर्क और टार्क की सेम होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे। हबल कांस्टेंट जो होता है चाल बटे दूरी से आप याद रख सकते हैं। इसका भी जो होता है वो टाइम इनवर्स होता है। इसका हबल कांस्टेंट का टाइम इनवर्स इसकी डिमेंशन होती है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हमने बताया ही क्या होता है, और बीन्स कांस्टेंट मीटर केल्विन होता है, ये आपको बताया ही। स्टीफान कांस्टेंट पढ़ा ही दिया हमने कि कैसे आप निकालेंगे। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। एंगुलर मोमेंटम हमने बता ही दिया, और आवेग संवेग आप निकाल ही लेंगे। संवेग बराबर और शक्ति या दाब होता है, और आवेग और संवेग इन दोनों की बीमा एक ही होती है, और इसको आप आराम से निकाल लेंगे। यंग्स मॉडुलस एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, गामा इज इक्वल टू होता है, इसको भी निकाल लेंगे। जिसमें कहीं दिक्कत होगी वो पूछेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे धारतीय प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात या रेसिस्टेंस, यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है या इंडक्टेंस होता है, मतलब रेसिस्टिव कैपेसिटेंस, या मतलब जो प्रेरणिक वो आपने पढ़ा नहीं है, जो इंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है और जो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, वो
क्या कहते हैं, और रेसिस्टेंस, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। मतलब इन अगर आपको धारतीय प्रतिघात या प्रेरणिक प्रतिघात या रेसिस्टेंस, इन तीनों में से किसी की भी डिमेंशन पूछता है तो आप एक ही डिमेंशन लिखेंगे, 12-32 वाला। मैंने बताया था 12-32 M L2T-3 A-2। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज थोड़ा सा एंड हुआ है। बाकी अगला पार्ट जो है इसका कि क्वांटिटीज़ विच हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी इनमें से जितने भी लॉ थे, जितने भी डिफाइन हो पाए कर दिए, बाकी अगले अगले चैप्टर में आते हुए हम डिफाइन करते जाएंगे, पढ़ते जाइएगा और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स कहिएगा तो प्रोवाइड हो जाएगा। और क्वांटिटीज़ विच हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में एक क्विज भी होगा 20 क्वेश्चन का, जिसमें आपको केवल बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे और उसमें ट्रिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना बताया जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। धन्यवाद। जय हिंद।